इस विशेष चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर। आज का लक्ष्य ये समझना है कि हमारे प्राचीन भारतीय विद्वानों ने अर्थ यानी मीनिंग के निर्माण का कितनी गहराई से विश्लेषण किया था। बिल्कुल सूक्ष्म मूल शब्दों से लेकर विस्तृत और जटिल वाक्यों तक उन्होंने जो भाषाई वास्तुकला तैयार की वो सच में हैरान कर देने वाली है और आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये सिर्फ कोई बोरिंग व्याकरण का विषय नहीं है, बल्कि ये समझने का एक शानदार दार्शनिक नजरिया है कि हमारा दिमाग किसी भी जानकारी को आखिर कैसे प्रोसेस करता है। चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो इस व्यवस्थित सफर में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, अर्थ का मूल। दूसरा, गुण बनाम संख्या। तीसरा, शब्दों में लिंग को समझना। चौथा, व्याकरण का विरोधाभास। और अंत में समग्र व्याख्या के नियम। शब्दों की एकदम बुनियादी बनावट से लेकर बड़े बड़े दार्शनिक संघर्षों तक हम सब कुछ कवर करेंगे। चलिए भाग 1 से शुरुआत करते हैं। अर्थ का मूल, सार्वभौमिकता और प्रत्यय। सबसे पहला और बुनियादी सवाल, एक अकेला शब्द अपना अर्थ कैसे बताता है? प्राचीन ग्रंथों ने इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम तय किया है। उनका मानना है कि कोई भी मूल शब्द, जिसे प्रातिपदिक कहते हैं, उस चीज के सार्वभौमिक सार को बताने का काम करता है। इस सार को जाति कहा जाता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक गाय है, तो उसमें गोत्व का होना उसकी जाति है। ये वो मूल पहचान है जो दुनिया की तमाम गायों को एक ही कैटेगरी में लाकर खड़ी कर देती है। हमारे प्राचीन विचारकों ने पूरी दुनिया को इसी जाति यानी सार्वभौमिकता के चश्मे से देखा, ताकि बड़े और जटिल विचारों को एक छोटे से शब्द में आसानी से समेटा जा सके। अब यहाँ भाषा में एक बहुत ही सख्त डिवीजन ऑफ लेबर या काम का बंटवारा देखने को मिलता है। मूल शब्द और प्रत्यय का काम एकदम अलग अलग है। मूल शब्द उस चीज का सार यानी उसकी जाति बताता है, वहीं दूसरी तरफ जो प्रत्यय या विभक्ति शब्द के आखिर में जुड़ती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी संख्या बताती है। ये एक इतना शानदार और सटीक भाषाई डिजाइन है जहाँ कोई भी हिस्सा दूसरे के काम में बिल्कुल दखल नहीं देता। इसे एक बहुत ही आसान से समीकरण से समझते हैं। जब गायों शब्द का इस्तेमाल होता है तो असल में क्या हो रहा है? गाय हो गया मूल शब्द और ओ हो गया बहुवचन का प्रत्यय। हमारा दिमाग इसे कैसे प्रोसेस करता है? दिमाग पहले गोत्व यानी गाय होने के सार को समझता है और ठीक उसके बाद बहुलता यानी उनकी संख्या को पकड़ता है। अर्थ निर्माण की पूरी नींव इसी एक के बाद एक होने वाली क्रमिक समझ पर टिकी हुई है। अब आते हैं भाग 2 पर, गुण बनाम संख्या। यहाँ थोड़ी सी उलझन पैदा होती है। क्या सारी विशेषताएं एक जैसी काम करती हैं? जैसे क्या संख्याएं भी किसी भौतिक गुण की तरह ही व्यवहार करती हैं? मान लीजिए एक लाल घोड़ा है, क्या उसकी संख्या भी उसके लाल रंग की तरह ही है? स्रोत ग्रंथ कहता है बिल्कुल नहीं। लाल होना एक भौतिक गुण है जिसे तुरंत आंखों से देखा और पहचाना जा सकता है, लेकिन संख्या कोई रंग या आकार नहीं है, बल्कि ये एक अमूर्त गणितीय अवधारणा है जो सीधे तौर पर हमारी इंद्रियों से नहीं जुड़ती। ये सिर्फ एक दायरा या परिसीमक तय करती है। अगर इसे थोड़ा और गहराई से सोचे तो बात एकदम शीशे की तरह साफ हो जाती है। अगर संख्याएं भी लाल रंग की तरह कोई भौतिक गुण होती तो भाषा में मात्रा बताने के लिए अलग से प्रत्ययों की जरूरत ही क्यों पड़ती? भौतिक गुण तो अपने आप में पूरे होते हैं, लेकिन संख्याओं को अपना वजूद साबित करने के लिए व्याकरण के प्रत्ययों का सहारा लेना ही पड़ता है। इससे साबित होता है कि भाषा के अंदर गुण और संख्याएं एकदम अलग अलग नियमों पर चलती हैं। अब बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, शब्दों में लिंग को समझना। अब देखते हैं कि जब भाषा में लिंग या जेंडर जुड़ता है तो क्या होता है। ग्रंथ यहाँ लिंग संशोधकों की बात करता है, जैसे संस्कृत का टाप प्रत्यय जो स्त्रीत्व को दर्शाता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार भाषाई चुनौती सामने आती है। सवाल यह है कि क्या कोई लिंग चिन्ह मूल शब्द के सार्वभौमिक सार पर हावी हो सकता है? यानी जब किसी शब्द में लिंग जुड़ता है तो क्या उसकी मूल पहचान ही बदल जाती है? इसका निष्कर्ष बहुत ही स्पष्ट है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शब्द की मूल पहचान यानी उसका सार्वभौमिक सार या जाति हमेशा सर्वोच्च रहती है और वो लिंग से पहले आती है। लिंग और संख्या तो बस बाद में जुड़ने वाले अतिरिक्त मॉडिफायर्स या संशोधक हैं। वो थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी जरूर देते हैं, लेकिन शब्द की बुनियादी नींव को कभी नहीं हिला सकते। चलिए भाग 4 पर चलते हैं, व्याकरण का विरोधाभास। अब इस चर्चा में एक बड़ा दिलचस्प मोड़ आता है।
प्राचीन भारतीय दर्शन में हमेशा पहले एक मजबूत विरोधी विचार को सामने रखा जाता है ताकि असली सच तक पहुंचा जा सके। तो सवाल ये है कि अभी तक जो तार्किक सिद्धांत हमने देखे, क्या हो अगर सबसे श्रद्धेय व्याकरण की नियम पुस्तिका ही इन सब बातों को नकार दे? ये सवाल इस पूरी थ्योरी को एक बहुत ही व्यवहारिक और तीखी बहस में बदल देता है। यहाँ विरोधी पक्ष महर्षि पाणिनि के व्याकरण से कुछ बहुत ही खास नियमों का हवाला देता है, जैसे ल कर्मणि च और कर्तरी शप। उनका तर्क ये है कि भाई इन पक्के नियमों के हिसाब से तो जो प्रत्यय होता है वही प्राथमिक अर्थ तय करता है, मूल शब्द नहीं। उनके मुताबिक ये प्रत्यय ही तय करता है कि वाक्य में कर्ता कौन है और कर्म कौन है। ये तो हमारी अब तक के सिद्धांत के एकदम उलट एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो इस बड़े दार्शनिक टकराव का समाधान कैसे हुआ? बहुत ही खूबसूरती से, ये समझकर कि इन दोनों क्षेत्रों का काम ही बिल्कुल अलग है। वैयाकरण यानी ग्रामर के विद्वान सिर्फ ये बताते हैं कि शब्द की संरचना सही है या नहीं। उनका फोकस शब्द के सही रूप पर होता है। लेकिन दूसरी तरफ है मीमांसा यानी अर्थ का दर्शन, जो ये बताता है कि हमारे दिमाग में वास्तव में उस शब्द का अर्थ कैसे बन रहा है। मीमांसा का काम है असली और अंतिम अर्थ निकालना। तो असल में वो एक दूसरे से लड़ नहीं रहे हैं, बल्कि भाषा की इस बड़ी सी बिल्डिंग के अलग अलग फ्लोर्स पर अपना अपना काम कर रहे हैं। और अब हम आ गए हैं भाग 5 पर, समग्र व्याख्या के नियम। ये हमें इस पूरी चर्चा के सबसे बड़े और शानदार निष्कर्ष तक ले जाता है। ये एक ऐसा नियम है जो आज भी उतना ही सच है। नियम ये है कि अगर किसी भी ग्रंथ या टेक्स्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर या अलग थलग पढ़ा जाए तो हमेशा अर्थ का अनर्थ ही होगा। प्राचीन दर्शन में इसे एकादेश कहा गया है। सही अर्थ समझने के लिए एक बड़ी तस्वीर देखनी पड़ती है, सबको मिलाकर एक साथ पढ़ना पड़ता है, जिसे एकवाक्यता कहते हैं। एकवाक्यता मतलब सारे बिखरे हुए हिस्सों को जोड़कर एक पूरा और सुसंगत वाक्य बनाना। चलिए इसे कुछ बहुत ही मजेदार प्राचीन उदाहरणों से समझते हैं। ये उदाहरण बताते हैं कि अगर संदर्भ या कॉन्टेक्स्ट को छोड़ दिया जाए तो कितनी बड़ी गड़बड़ हो सकती है। मान लीजिए एक वाक्य है, शराब न पिएं। अब अगर कोई इसमें से सिर्फ पिए शब्द को अलग निकालकर पढ़े तो क्या होगा? पूरा मतलब ही उल्टा हो गया। जो चीज मना की जा रही थी वो एक आदेश बन गई। इसी तरह प्राचीन यज्ञों के नियम या व्याकरण के सूत्र अगर बिना संदर्भ के पढ़े जाएं तो एकदम बेतुके नतीजे देते हैं। सोचने वाली बात है कि ये प्राचीन सबक आज के मॉडर्न कानून और कंप्यूटर कोडिंग में भी कितना फिट बैठता है, जहां एक छोटा सा कॉमा या एक लाइन का कोड पूरा सिस्टम बदल सकता है। तो किसी भी चीज का सही मतलब निकालने की एक पक्की और तार्किक प्रक्रिया क्या है? इसके 3 साफ चरण हैं। चरण 1, सबसे पहले हर एक शब्द और उसके हिस्सों का अलग अलग विश्लेषण करना। चरण 2, उसके बाद व्याकरण के नियमों को बहुत ध्यान से देखना। और अंतिम चरण 3, इन सभी अलग अलग हिस्सों को आपस में मिलाकर एक पूर्ण और सामंजस्यपूर्ण समग्रता बनाना। इसी फाइनल स्टेप को एक वाक्यता कहते हैं और इसके बिना कोई भी व्याख्या एकदम अधूरी है। अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। अगर किसी भी चीज का असली अर्थ समझने के लिए पूरे वाक्य और उसके पूरे संदर्भ को एक साथ देखने की जरूरत होती है, तो आज की इस आधुनिक दुनिया में हम कितनी बार गलतियां करते हैं। आज के समय में जब हर जानकारी को छोटे छोटे टुकड़ों में बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के परोसा जाता है, तब अर्थ का कितना अनर्थ होता होगा। शायद समग्र व्याख्या का ये प्राचीन तरीका आज हमारे लिए पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। इसी विचार के साथ ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।